Sulfuric acid is a colorless, dense, oily liquid with a specific gravity of 1.84 at 298 Kelvin. हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। सल्फ्यूरिक एसिड एक डार्क, बहुत डार्क तो नहीं, ठीक, ऑयली एक लिक्विड होता है, ठीक है, डेंस काफी होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड डेंस क्यों होता है? मतलब आप सोच के देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक सिरप की तरह मिलता है। सिरप मतलब बहुत गाढ़ा होता है। तो कोई भी चीज गाढ़ी क्यों होती है? सल्फ्यूरिक एसिड गाढ़ा इसलिए होता है क्योंकि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की फॉर्मेशन यानी जो प्रॉपर्टी है उसी की वजह से वो गाढ़ा दिखता है। तो जितने भी एसिड है, चाहे नाइट्रिक एसिड हो, चाहे फॉस्फोरिक एसिड है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सबकी एबिलिटी होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद व्हाट मॉलिक्यूल्स। जो सल्फ्यूरिक एसिड के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी होगी बनाने की, और इसीलिए वो सिरपी होता है, सिरप जैसा, मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको लगता है कि ऑयली लिक्विड है, गाढ़ा है लिक्विड, तो इससे चांस ये हो सकते हैं कि वहां पे उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो ज्यादा अच्छा खासा हो। चलिए आगे बात करते हैं। The acid freezes at 283 Kelvin and boils at 611 Kelvin. It dissolves in water with the evolution of a large quantity of heat. Hence, care must be taken by preparing sulfuric acid solution from concentrated sulfuric acid. देखिए, ये बात आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि what should be added to what, मतलब acid must be added to water और water must be added to acid, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। और हम बोलते हैं कि भाई देखो, एसिड को आपको पानी में डालना चाहिए, उल्टा नहीं करना चाहिए। यानी अगर बीकर में पानी हो उसमें आपने एसिड डाल दिया, ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप बीकर में वाटर ले लीजिए, उसके बाद आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड में आप डाल दीजिए एसिड। दोबारा बोल रहा हूं, आपने बीकर में पानी लिया और उसके बाद आप ड्रॉप वाइज करके आप उसमें डालेंगे एसिड। ठीक, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि व्हेनेवर एसिड और बेस, आई रिपीट, व्हेनेवर एसिड और बेस दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो क्लास 10th में पढ़ते थे कि अगर एक्सोथर्मिक होगी तो द कंटेंट में स्प्लैश आउट, जो भी कंटेंट है वो बाहर आएगा और बीकर क्रैक हो जाएगा। ये पढ़ते थे हम किसमें? क्लास 10th में। अब यहां पे एक नई चीज बताता हूं आपको, वो ये, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम बोलते हैं कि खरबूजे पे तरबूज, मतलब क्या वो खरबूजे पे चाकू गिराओ, क्या है वो, खरबूजे पे चाकू गिराओ या चाकू पे खरबूजा, बात एक ही होती है। यहां बात एक नहीं होती। ये बात एक इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने, ध्यान सुनिएगा, अगर आपने यहां पे वाटर ले रखा है, ठीक है, और आप इसमें ऐड कर रहे हैं H2SO4, अगर आपने वाटर ऐड ले रखा है और आप इसमें ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं H2SO4, तो डियर वाटर हैज गॉट हाईएस्ट हीट कैपेसिटी। मतलब हाईएस्ट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आपने क्लास 11th पढ़ा है। हीट कैपेसिटी क्या था? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला था। किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसे आप बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोला? किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट जरूरत पड़ती है वो आपको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में आपको हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है, यानी वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। दोबारा सुनिए, अगर आपने H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन काफी होगी, लेकिन वाटर की हाईएस्ट हीट कैपेसिटी है, यानी खूब सारी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब खूब सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो एनर्जी निकली, एब्जॉर्ब हो गई, कंटेंट स्प्लैश आउट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उल्टा किया, सपोज यहां पे पहले आपने एसिड रखा तब वाटर आपने ऐड किया, तो एसिड की यानी सल्फ्यूरिक एसिड की हीट कैपेसिटी अच्छी नहीं होती। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड की हीट कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो सारी एनर्जी बाहर निकाल देगा, इसीलिए कंटेंट स्प्लैश आउट होते हैं, यानी इवन बीकर टूट सकता है। उल्टा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वाटर ऐड किया, वाटर रखा पहले, फिर आप H2SO4 ऐड करते हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, और आप एक काम और करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, स्टर करते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि हीट निकले और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन द ऑल मॉलिक्यूल्स। तो जो भी आपको केमिस्ट्री में सिखाते हैं कि भाई आप स्टरिंग कीजिए, इन सब चीज के पीछे जो लॉजिक होता है, हीट इवॉल्व हो रही होती है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है।
ठीक है, और तभी जाके आपका एक्सपेरिमेंट सही होता है। तो क्या पता लगा, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल एडिंग H2SO4 टू द वाटर, इट हैज टू बी इन ड्रॉप बाय मेथड, राइट। और उसके बाद आपको कंटिन्यूअस आपको स्टेरिंग करनी होती है, तब जाके आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए, आगे बात कीजिए। The concentrated acid must be added slowly into water with constant stirring. The chemical reactions of sulfuric acid are as a result of the following characteristics: low volatility, strong acidic character, strong affinity for water, and ability to act as an oxidizing agent. चलिए काम करते हैं, इन सारी बातों को एक एक करके बात करते हैं। बच्चे जरा पहले टर्म बोलो, पहले क्या है? लो वोलेटिलिटी। चलिए पहले एक बात कर लेते हैं। लो वोलेटाइल होता है, लो वोलेटिलिटी मतलब ये है कि उसका जो नेचर होता है वो बहुत वोलेटाइल नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत वोलेटाइल नहीं होता है, तो अगर बहुत वोलेटाइल होगा तो सर मैनेज कैसे करोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे? आप सोच के देखो, आपको एक एसिड को आपको अगर ऐड करना है, लेबोरेटरी में एसिड होते हैं, लिक्विड फॉर्म होते हैं, आप आराम से ऐड कर लेते हैं। सपोज ये बहुत वोलेटाइल हो, बहुत वेपर्स बना रहा हो, तो आपको उसको मैनेज करने में दिक्कत होगी। इससे पहली बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत वोलेटाइल नहीं होता, तो उसको आप मैनेजमेंट आसान होता है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। आप उसे आराम से कहीं इधर से वहां कहीं भी आप उसको ले आ सकते हो। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द एसिड इज ऑल्सो ईजी, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी कम होती है। जिस एसिड की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसको आपको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, आपको उसको कहीं भी ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही होगी। तो पहली बात यह है कि एक लो वोलेटाइल क्या होता है, एसिड होता है, पहली बात। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक क्या था उसका, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। वेट, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसमें क्वेश्चन की बात नहीं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए होता है कि H2SO4 टूटेगा H पॉजिटिव आयन में और HSO4 नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, इट हैज गॉट वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज गॉट वीक कॉन्जुगेट बेस, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। वेट, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर क्यों है, बताते हैं। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर क्यों है? आप H2SO4 का देखिए स्ट्रक्चर, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप ऐसे देखिए। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर क्यों होगा? उसके रीजन ये है कि ऊपर चार्ज नेगेटिव, H पर चार्ज पॉजिटिव, ऊपर चार्ज नेगेटिव और H पर चार्ज पॉजिटिव। तो पहली बात यह है कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये आराम से बना सकता है क्या, तो आप समझ सकते हैं इट कैन फॉर्म आराम से अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद वाटर मॉलिक्यूल। मोर ओवर एक और चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड में S के पास होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। और जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो प्रोट्रूड होते हैं, बाहर तरफ होते हैं, तो वो आराम से वाटर मॉलिक्यूल को, वो बहुत आराम से वाटर मॉलिक्यूल को वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पास रख सकते हैं। दे कैन फॉर्म कॉन्टैक्ट बॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल। दोबारा सुनना, मैंने क्या बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, इसीलिए वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। आपने सुना होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या खास बात होती है? कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, नंबर वन, इट मस्ट बी हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, या इट मस्ट बी हैविंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल टू होल्ड दीस टू इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिस लोन पेयर बोलते हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए दो प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड में होती है, इसीलिए द स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट आल्सो। नेक्स्ट, ability to act as an oxidizing agent. very important, it can be acting as a very strong oxidizing agent, क्योंकि H2SO4 में सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दोबारा सुनिए, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, दैट इज +6, और +6 से ये नीचे ही जा सकता है, नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं आ सकता। अगर ये ऊपर जा सकता था तो अपने आप ऑक्सीडाइज करता, तो कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। बट H2SO4 में सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +6 में होता है, इसलिए इट कैन बी ओनली यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
चलिए आगे बात कीजिए। In aqueous solution, sulfuric acid ionizes in 2 steps. वेट, H2SO. ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेस इन 2 स्टेप्स। अब देखिए क्लास 10 11th में आपने एक चीज पढ़ी थी और क्लास 12th में एक क्वेश्चन दोबारा आएगा। क्या? देखिए कैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक्स टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव आयन। इसके लिए आप बोलेंगे Ka1 और HSO4 negative can break to form H positive ion and SO4 2 negative ion और इसलिए आप बोलते हैं Ka2। क्लास 10 11th में पढ़ के आए हैं कि भाई H2SO4 दो स्टेप्स में टूटता है। पहले स्टेप में H2SO4 breaks to form H positive ion and HSO4 negative ion। दूसरे स्टेप में HSO4 negative ion breaks to form H positive ion and SO4 2 negative ion। ठीक है, पहले के लिए इसे बोलते Ka1, इसे बोलते Ka2 और हम ये बोलते हैं द वैल्यू ऑफ Ka1, ध्यान सुनिएगा, इज मच मोर एज कंपेयर टू Ka2। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान सुनिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाई इज इट दैट द वैल्यू ऑफ Ka1 इज मोर एज कंपेयर टू Ka2? ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। अब इसका आंसर दो तीन तरीके से लोग देते हैं। कुछ जो आंसर है जो बहुत पॉपुलर है मैं आपको आंसर दूंगा, बट दे आर नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। तो पहले मैं आपको दूंगा आंसर जो अप्रोप्रिएट नहीं है और फिर मैं आपको इससे एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा कि आंसर सब क्या है। देखिए, पहले सबसे पहले जो आंसर आपको बहुत पॉपुलरली मिल जाएगा बहुत जगह पे, वो ये है कि H2SO4 और HSO4 नेगेटिव जब आप कंपेयर करेंगे तो पता ये लगता है इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये चार्ज क्या? कौन सा? नेगेटिव। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से एक चार्ज पॉजिटिव निकालना आसान होता है और एक नेगेटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज निकालना मुश्किल होगा। तो अक्सर आप लोग आपको ये आंसर देंगे कि इट्स वेरी इजी टू रिमूव H positive ion from a neutral molecule H2SO4. It's very difficult to remove H positive ion from a negative charge particle HSO4 negative. इसीलिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। मजा नहीं आएगा, इस आंसर में मजा नहीं आता। हालांकि आप मुझे ये नहीं कह सकते सर आप लॉजिकली गलत है। मैंने आपको लॉजिकली सही आंसर दिया है, ऐसा आपको लगेगा, बट ये आंसर अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं। अब इसका आंसर सही क्या है, ध्यान सुनो। तो एक तो ये आंसर हो गया। इसका आंसर सही ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर आएगा थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट, जो आप क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे। क्या? देखिए, फर्स्ट स्टेप में टूटा तो जो Ka1 होगा इज इक्वल टू क्या? H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इनटू SO4 1 नेगेटिव आयन HSO4 नेगेटिव, ऐसे करते हैं, HSO4 नेगेटिव आयन अपॉन H2SO4। ये हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं। ऐसे K2 के लिए देते हैं K2 शुड बी इक्वल टू क्या? H पॉजिटिव आयन इनटू SO4 2 नेगेटिव आयन अपॉन HSO4 नेगेटिव। ऐसा आप लिख सकते हैं K2 के लिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनिएगा, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप छोटी सी बात समझाता हूं आपको। आप सभी ने नाम सुना होगा सबने नाम सुना होता है क्या? ली चैटलर्स प्रिंसिपल, लॉ शॉपेलियर प्रिंसिपल, ये सबने सुना होगा। देखिए, इसमें आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे। मैं आपको छोटा सा स्टेटमेंट समझाता हूं। इसका सिंपल सा मतलब पता क्या है? लॉ शॉपेलियर एक सिंपल सी बात ये कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो जब भी इसमें कोई चेंज करोगे ना तो वो उसको पसंद नहीं आएगा। उस चेंज को वो हटाने की कोशिश करेगा, मतलब उस चेंज को कुछ भी करके वापस इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करेगा। दोबारा सुनो, अगर आप कभी भी इक्विलिब्रियम पे कुछ भी डिस्टर्ब करोगे, यानी इक्विलिब्रियम है लाइफ में, अगर आप उसे डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम को वापस आना ही पड़ेगा।
आपको उस डिस्टर्बेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, और डिस्टर्बेंस जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो, आपको वापस ऑन ट्रैक आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये ऑन ट्रैक कैसे आएगा, ये कैसे आएगा? अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चे, सीधी सी बात, एट इक्विलिब्रियम अगर कोई चीज बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उसे कम करेगा, एट इक्विलिब्रियम कोई चीज कम करोगे तो ज्यादा बढ़ाएगा। सिंपल सी बात समझो आप। बच्चा पढ़ता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ये फलाना ढिमकाना, कुछ जरूरत नहीं है। छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब तो पक्का होगा, बट आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस ऑन ट्रैक लाने की पक्का कोशिश करेगा। ठीक है, क्या बोला? अगर किसी चीज को आप ज्यादा कर दोगे तो इक्विलिब्रियम उसे कम करेगा, किसी भी चीज को आप कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा वो ज्यादा कर दे। कैसे? अब चेक करना। आपने H2SO4 पहले तोड़ा, H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव आयन में टूट गया, कोई समस्या नहीं। फिर आप सोच रहे हैं कि HSO4 नेगेटिव आयन ये टूटे, आप जरा सिर्फ ये गौर कीजिए कि इसको टूटना है, इसे टूटना है। HSO4 नेगेटिव क्या देगा? H पॉजिटिव आयन और SO4 नेगेटिव आयन, और हम कह रहे हैं ये टूटना मुश्किल है। ऐसा क्यों मुश्किल है? तो ये देने वाला है H पॉजिटिव आयन, लेकिन इससे पहले ये टूट गया, और टूटने के बाद इसने प्रोवाइड कर दिया है आपको, इसने आपको दे दिया है H पॉजिटिव आयन। ध्यान सुनिएगा, इसका टूटना मुश्किल है, हम ये कह रहे हैं, तभी Ke2 की वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि इसके टूटने से पहले टूट चुका है H पॉजिटिव आयन, तो ये H पॉजिटिव आयन एक कॉमन आयन है जो ये देने वाला था, ये H पॉजिटिव आयन एक कॉमन आयन है जो देने वाला था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कॉमन आयन इफेक्ट का। तो कॉमन आयन इफेक्ट अगर आपको आता है तो आप इसे समझ पाएंगे। कॉमन आयन इफेक्ट का सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए दो सिंगर है, ठीक है, दो सिंगर्स हैं और एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको कॉमन आयन एग्जांपल को समझने का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। दो सिंगर्स हैं, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक सिंगर अच्छा है और एक सिंगर थोड़ा सा कम अच्छा है। तो एक सिंगर ए हो और एक सिंगर बी हो, दो सिंगर्स, दोनों ही सिंगर अच्छे हैं, बट एक बहुत अच्छा है, एक उससे थोड़ा कम अच्छा है। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंगिंग कंपटीशन में गाने किसी को पता नहीं था कि कौन सा गाना कोई गाएगा। इस ए ने एक गाना गा दिया, ठीक है, कोई मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मान लीजिए गाना गा दिया। अभी मेरे सपनों की रानी कब आएगी ये गाना गा दिया ए ने। चांस की बात ये थी ये बी भी उसी गाने को गाने वाला था, ये बी भी उसी गाने को गाने वाला था। अब मुझे आप ये बताइए सोच के, अगर ए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो बहुत ही अच्छा गा गया, अब बी उसी गाने को गाना है उसे तो अच्छा नहीं गा पाएगा, जितना वो गा सकता था उतना भी नहीं गा पाएगा। अच्छा क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ने सेम गाना गा दिया जो इसने गाना था। ठीक है, तो इन दोनों के कैंडिडेट के बीच में ये गाना कॉमन है, कॉमन है। तो स्ट्रॉन्ग बंदे ने अगर वो गाना गा दिया है तो वीक बंदा उसको अच्छे से नहीं गा पाता है। बस यही आपका कॉमन आयन इफेक्ट। और क्या बोलते हैं? द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट becomes less on adding a strong electrolyte producing a common ion. ये आप common ion effect बोलते हैं। The dissociation of a weak electrolyte becomes less on adding a strong electrolyte producing common ion. यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक weak electrolyte है CH3COH, ठीक है, जो आपको देने वाला है क्या? ये आपको देने वाला है CH3COO नेगेटिव N प्लस H पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl जो आपको देगा H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको साथ मिला दिया, इन दोनों साथ मिला दिया, राइट, और कौन सा कॉमन आयन है? H पॉजिटिव है, तो इसकी H पॉजिटिव आयन देने की एबिलिटी कम हो जाती है इसकी प्रेजेंस में। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सिंपल से, अब ध्यान सुनना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, अब इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, तो इक्विलिब्रियम पे जैसे ही आप कोई चीज ज्यादा बनाओगे तो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा कि उसे कम कर दे। अब बताओ H पॉजिटिव आयन कम करने का जिम्मेदारी किसकी? इसकी, CH3CO नेगेटिव की। ये CH3CO नेगेटिव इस H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर देगा।
इससे कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा CH3COH। दोबारा सुनिए, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, है ना। क्या देगा CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन, फाइन। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूटता है, H पॉजिटिव आयन एंड C नेगेटिव देगा। और यहाँ H पॉजिटिव आयन दोनों में क्या हो गया कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया H पॉजिटिव आयन। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने CH3COH के साथ HCl ऐड कर दिया है तो CH3COH का जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, डिसोसिएशन कम तब भी हो सकता है ना जब एसोसिएशन ज्यादा हो रहा हो, यानी टूटना कम हो रहा है, मतलब हो सकता है जुड़ रहा हो। यस, यही काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये H पॉजिटिव आयन HCl ने बहुत ज्यादा दे दिया, क्या है कॉमन H पॉजिटिव आयन को, और हमने कहा इक्विलिब्रियम इस H पॉजिटिव आयन को ज्यादा दोगे तो कम करेगा। ये ध्यान सुनना, अगर आपने इक्विलिब्रियम पे H पॉजिटिव आयन ज्यादा दे दिया तो इक्विलिब्रियम उस H पॉजिटिव आयन को कम करेगा। अब बताओ, ये H पॉजिटिव आयन जो इसने भी दिया है, इसे कम कैसे कर सकते हैं आप तभी कर सकते हैं जब इस H पॉजिटिव आयन को कोई रिमूव करे। अब बताओ, इसे रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगा CH3CO नेगेटिव आयन। तो ये CH3CO नेगेटिव आयन इसे रिमूव करता है, और रिमूव करेगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन को भेजेगा इस डायरेक्शन में, क्या बनाएगा CH3COH। अब सेम चीज यहां पे अप्लाई कीजिए। H2SO4 ने क्या दिया आपको H पॉजिटिव आयन, H2SO4 नेगेटिव क्या देने वाला है आपको H पॉजिटिव आयन। अब हम कहते हैं कि इसका डिसोसिएशन कम होगा, क्यों, इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी आपने H पॉजिटिव आयन ज्यादा दे दिया जो यहां से आ रहा है, ठीक है। और अगर ये ज्यादा हो गया तो अब इक्विलिब्रियम इसे क्या करेगा, कम करेगा। और अगर इक्विलिब्रियम इसे कम करेगा तो उसे एक ही तरीका है कि सल्फेट को बोलेगा कि भाई तुम इस H पॉजिटिव आयन को लो और कहां चेंज हो जाओ HSO4 नेगेटिव में, ठीक है। और अगर ये इस तरफ चला गया तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन, और हम किसकी बात करें, डिसोसिएशन। यही तो कह रहे हैं कि टूटेगा कम, और टूटेगा कम तो K2 की वैल्यू कैसे आएगी, कम। दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला H2SO4 ब्रेक्स इन 2 स्टेप्स, क्लियर। पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव देगा, क्लियर। सेकंड स्टेप में HSO4 नेगेटिव दोबारा देगा H पॉजिटिव आयन एंड HSO4 नेगेटिव। और हम ये कह रहे हैं कि भाई H2SO4 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, या ऐसा कह लीजिए कि इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ऐसे कैसे, वैसे इसलिए होता है कि जब ये टूट जाता है H पॉजिटिव आयन और HSO4 नेगेटिव में, उसके बाद जब इसके टूटने की बारी आती है तो ये कहता है मैं कम टूटूंगा, ये टूट ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं टूट पा रहा हूं, तो ये जो H पॉजिटिव आयन जो है ये आपने फालतू दे दिया, तो ये देता H पॉजिटिव आयन, क्या नहीं मैं दे नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी आप H पॉजिटिव आयन ज्यादा दे चुके हो। और अगर आप H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो भैया इक्विलिब्रियम उसे कम करेगा। मैंने कहा जो चीज ज्यादा है उसे इक्विलिब्रियम कम करेगा, और H पॉजिटिव आयन को कम तभी आप कर सकते हैं जब SO4 नेगेटिव आयन वापस इस रिएक्शन को ऐसे भेज दिया जाए। मतलब ये हुआ कि HSO4 नेगेटिव आयन का डिसोसिएशन हो जाएगा कम। और ये तुमने कहा कि द वैल्यू ऑफ K1 इज मोर एज कंपेयर टू K, तो ये इसका आंसर होता है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ K1 इज मोर देन K2। इसे आप नोट कर लीजिएगा। The larger value of K1 greater than 10 means that H2SO4 is largely dissociated into H positive and HSO4 negative. Greater the value of dissociation constant, the stronger is the acid. The acid forms 2 series of salts, normal sulfates such as sodium sulfate and copper sulfate, and acid sulfates, example sodium hydrogen sulfate. देखिए, अब हम ये बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक्स इन 2 स्टेप्स, ऐसा प्रूफ क्या है, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक्स इन 2 स्टेप्स का प्रूफ क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि NaOH plus H2SO4 क्या बनाएगा, तो आप यही तो बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, इट फॉर्म्स Na2SO4 प्लस इट फॉर्म्स H2। और क्या इसे बैलेंस कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा बनता तो NaHSO4 कैसे बनेगा भाई, और ऐसे ही बनता तो सोडियम बाइसल्फेट कैसे बनता। अब ध्यान सुनिएगा, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान सुनिए। अब NaOH जब आप रिएक्शन कराते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड कंडीशंस, अगर आपने NaOH को रिएक्शन करा H2SO4 से तो H2SO4 gives you H positive ion and HSO4 negative ion। अगर इसने एक OH और इस H positive ion का यूज किया है तो ये बनाएगा NaHSO4
प्लस H2, पहली बात। लेकिन अगर मान लीजिए इस NaOH ने इस H पॉजिटिव आयन और एक और H पॉजिटिव आयन जिसमें होगा NaSO4 2 नेगेटिव आयन, दो को अगर यूज कर लिया इसने, दो को, तो बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, आपको सब ये सिखा रहा हूं कि दो तरह सॉल्ट बनेंगे, एक NaHSO4 एक Na2SO4। ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा और ये आपका एसिडिक सॉल्ट होगा H में। तो H2SO4 फॉर्म्स टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, एक न्यूट्रल और एक एसिडिक। तो न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है? Na2SO4। ये कौन सॉल्ट हुआ? एसिडिक सॉल्ट हुआ। ठीक है, इससे ये आप बता सकते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, किसके चांस ज्यादा है, इसके या इसके? अगर नॉर्मल आप रिएक्शन कराएंगे सिंपल नॉर्मल टेम्परेचर में, तो रिएक्शन में पता चांस किसके ज्यादा है? इसके, ये ज्यादा बनता है। अगर आपका Na2SO4 आपको चाहिए तो आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ती है, पर नॉर्मल कंडीशन में आपको NaHSO4 ही बनता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि H2SO4 गिव्स यू टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, राइट, एक न्यूट्रल सॉल्ट और एक एसिडिक सॉल्ट। चलिए आगे बढ़िए। Sulfuric acid, because of its low volatility, can be used to manufacture more volatile acids from the corresponding salts. देखिए, एक छोटी सी बात आप क्लास 10 में और सीखते आते हैं। क्या सीख के आते हैं? एक एक्टिविटी थी वहां पे कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड को दे दिया H2SO4 तो क्या बनेगा? इट फॉर्म्स और हीट कर दिया Na2SO4 प्लस HCl गैस। अगर आपने सोडियम क्लोराइड और H2SO4 को आपने हीट कर दिया है तो आपको सीधा मिलता है Na2SO4 और HCl गैस। तो हम कहते हैं कि since it is low volatile, right, it can be used very easily to form other HCl, यानी other acids। यानी HCl आपको बनाना हो तो आप H2SO4 से आराम से HCl बना सकते हैं। और ये एक्टिविटी अभी क्लास 10th में थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है ये कि NaCl प्लस H2SO4 इट फॉर्म्स Na2SO4 प्लस HCl। और यही आपको देखो एक क्वेश्चन दे रखी है MX प्लस H2SO4 दैट गिव्स यू HX प्लस M2SO4। जहां पे क्या होगा देखो आपको दिखा रखा है फ्लोरीन क्लोरीन, राइट, इवन आपको दे रखा है यहाँ पे नाइट्राइट। समझिए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि एक सॉल्ट को आप चेंज कर सकते हैं एसिड में। डिपेंड करता है आपने कौन सा आप सॉल्ट लिया है, उसके हिसाब से आपको एसिड भी मिल जाएगा। ठीक है, सपोज आपने ये ले लिया सोडियम नाइट्राइट और आपने इसमें दे दिया H2SO4, क्या बना सकता है? ये बहुत आराम से बना सकता है। अगर आपने हीट कर दिया तो NaNO3 सोडियम नाइट्राइट प्लस क्या आप बना सकते सोडियम नाइट्राइट? नहीं, Na किसको लेगा? बताइए किसको लेगा? सल्फेट को। तो क्या बनेगा यहाँ पे? Na2SO4। ठीक है ना आपको? Na will take H2SO4, H will take NO3 to form HNO3। पॉसिबल। ठीक, सपोज आपने लिया NaBr, सपोज आपने लिया NaBr और रिएक्शन आपने करा दी H2SO4 से, तो क्या बनेगा? इट सिंपली फॉर्म्स Na2SO4 प्लस इट फॉर्म्स क्या? HBr गैस, राइट। ये भी गैस का फॉर्म होगा, बाद में इसको आप लिक्विफाई कर दीजिए, मतलब वाटर में आप डिसॉल्व कर दीजिए तो एसिड बन जाएगा। तो आप सोचिए एक एसिड से आप दूसरे एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक एसिड से आप दूसरा एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। खास बात क्या है कि इट इज ऑफ लो वोलेटाइल नेचर, इसलिए आप एक हाई वोलेटाइल नेचर वाले एसिड को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए पढ़िए। Concentrated sulfuric acid is the strong dehydrating agent. Many of its gases can be dried by passing them through sulfuric acid, provided the gas do not react with the acid. Sulfuric acid. देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा इसलिए कर सकते हैं आप क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बाय कीपिंग देम इनटू एम्प्टी d ऑर्बिटल, इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। पहली बात। एक चीज और चीज ध्यान सुनिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एक इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसका एक प्रूफ है क्या? C12H22O11, ये आपका फॉर्मूला है किसका? शुगर का। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से गुजार दें या इस पर रख दें, कुछ नहीं मिलता,
कार्बन मिलता है बस, और H2 बाहर आ जाता है। आप सोचिए सिर्फ आपको कार्बन मिलता है, और इसको बोलते हैं हम चैरिंग ऑफ शुगर। चैरिंग ऑफ शुगर, या शुगर से जितना वाटर मॉलिक्यूल होता है उसे वो निकाल लेता है। क्या छोड़ता है? कार्बन। क्या छोड़ता है? कार्बन। भाई अगर कोई जलता है तो ब्लैक क्यों पड़ जाता है? जलने पे ब्लैक क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है कि हमारी बॉडी में कार्बन तो है, वे मेड ऑफ कार्बन, राइट। जितना भी कंटेंट है और एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो निकल गया, क्या बचा? कार्बन। तो अगर शुगर की बात करूंगा, शुगर कंटेन्स हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। आप कह सकते कार्बोहाइड्रेट्स, आप ऐसे कहते हैं ना, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। तो आप उसको डिहाइड्रेट कर दीजिए तो लिविंग है कार्बन। चैरिंग एक्शन ऑफ शुगर बोलते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए आगे बढ़िए। Sulfuric acid removes water from organic compounds. It is evident by its charring action on carbohydrate. Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. In this respect, it is intermediate between phosphoric and nitric acid. देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, बट किससे अच्छा किससे बुरा? H2SO4 तीन एसिड्स हैं, H2SO4, HNO3 और H3PO4। अगर आप तीन एसिड्स को कंपेयर करेंगे तो HNO3 सबसे बढ़िया, H2SO4 उसके बाद, और नंबर 3 पे H3PO4। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात करूंगा तो नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द एसिड्स नोन टू यू, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम पहले बात कर चुके हैं, वो किस में चेंज करता था। सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी आपको दे रखी है आपके बुक में, ठीक है। ये मेटल को और नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब आप चेक कीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड किस में चेंज करेगा, क्या बनाएगा? तो भाई सीधी सी बात यह है, कॉपर एक मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट तो पक्का बनेगा। क्या बनेगा भाई? सॉल्ट बनेगा CuSO4 प्लस हम बोलते हैं इसका वाटर बनेगा, ठीक है। बच्चा ये सोच लेगा कैसा, देखिए ये मेटल है, ये एसिड है, फॉर्म्स वाटर एंड वाटर। बच्चा सोचेगा। लेकिन एक बात बताओ, रिएक्शन तो रेडॉक्स होगी, ये रिएक्शन रेडॉक्स होगी, तो आप रेडॉक्स की बात करोगे तो इसमें आपको कहीं ऑक्सीडेशन दिख रहा है या रिडक्शन दिख रहा है? दिख रहा है। कैसे? कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2 पॉजिटिव हुआ, तो साफ दिख रहा है यहां ऑक्सीडेशन तो पक्का हुआ, ठीक है। बट किसी का रिडक्शन तो होना चाहिए, ना तो H ना O, कुछ भी नहीं हुआ। रिडक्शन किस में होगा? तो माय डियर, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप को रिड्यूस करेगा, पता है किसमें? अपने आप को रिड्यूस करता है, किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में रिड्यूस करता है। क्यों? जब सल्फर डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो सल्फर का +4 होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड यहां +6 है, +6 से अपने आप को +4 में क्या करता है? रिड्यूस, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन आप देखना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, जरा नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, अगर कार्बन की बात करोगे तो कार्बन को H2SO4 किस में ऑक्सीडाइज करेगा? किस में? तो भाई कार्बन को H2SO4 ऑक्सीडाइज करता है CO2, खुद क्या होगा? रिड्यूस, किस में? SO2 में, और क्या बनाएगा? H2। ठीक है, आसान हो गया, ठीक। नेक्स्ट बात करो, फिर अभी कंपेयर करूंगा इसको किससे? कंपेयर करूंगा इसको अभी नाइट्रिक एसिड से। सल्फर को ये चेंज कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा? सल्फर को चेंज करिए SO2 में, और आप खुद को क्या रिड्यूस करेगा? SO2 में, और क्या? H2, यानी क्या बना अल्टीमेटली? SO2। चेक कीजिएगा, सल्फर को इसने रिड्यूस किसमें? इसमें देखिए, सल्फर को ऑक्सीडाइज किसमें किया है? SO2 में, खुद क्या होगा? रिड्यूस किसमें? SO2 में, तो SO2 बना, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? क्या लिखोगे? SO2 प्लस वाटर। समझ गए? सल्फर को इसने ऑक्सीडाइज किया सल्फर डाइऑक्साइड में, रिड्यूस किसमें किया? सल्फर डाइऑक्साइड में, तो वाटर बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर नाइट्रिक एसिड होता तो क्या चेंज आता? नाइट्रिक एसिड था तो कॉपर को नाइट्रिक एसिड किस में चेंज कर रहा था? जरा कंपेयर कर लेते हैं, फटाफट कंपेयर करते हैं कि इसकी जो एबिलिटी है वो नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में कम कैसे है, कैसे प्रूव कर सकते हो?
तो आप जरा कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करते हो तो कॉपर को नाइट्रिक एसिड चेक कीजिएगा HNO3 कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेट, तो चेंज करता था CuNO3 होल ट्वाइस में, प्लस अपने आप को चेंज करता था NO2 में प्लस H2 होता है। चलिए जरा चेक कीजिएगा, CuH2SO4 को CuSO4 में चेंज कर रहा है, ठीक है, H2 भी चेंज कर रहा है, SO2 भी चेंज, ठीक है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चेक कीजिए कार्बन को किस में चेंज करता था, कार्बन को HNO3 चेंज करता था कार्बोनिक एसिड में H2CO3, ठीक है, प्लस क्या बनता था NO2, प्लस क्या बनता था वाटर। बड़ी बात है, आप टेंशन मत लीजिए, अब कार्बन को यहां पे चेंज किस में कर रहा है CO2 में, ठीक है। अब बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, CO2 बाहर निकल सकती है, बट CO2 वाटर मिलके ये बनाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात, सल्फर को HNO3 किस में चेंज करता था, वो चेंज करता था सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 खुद रिड्यूस किस में था NO2 में प्लस H2 बनता था, ठीक है। अब बस यहां पे बड़ा एक फर्क दिखाई दे रहा है कि सल्फर को ये चेंज कर पा है सिर्फ +4 ऑक्सीजन स्टेट में, और ये चेंज कर पाता था +6 ऑक्सीजन स्टेट में, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप किसी भी बात को जस्टिफाई कीजिए, बट एक रिएक्शन से जस्टिफाई कर सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सल्फर। कौन सी रिएक्शन से, सल्फर को जब HNO3 देते हैं तो चेंज होता है H2SO4 में, जिसमें ऑक्सीजन स्टेट +6 आता है, और यहां अगर आपने सल्फर को रिएक्शन कराया H2SO4 से तो चेंज करता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसमें ऑक्सीजन स्टेट कितना है +4। इसलिए कह सकते हैं कि HNO3 इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू H2SO4। नोट कीजिए बात को जी, आगे बढ़िए। Both metals and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid, which is reduced to SO2. ठीक है, और तीनों रिएक्शन आपको जो दे रखी है वो हम बात कर चुके हैं। सो इतना आपको पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। थैंक यू सो मच, यूजेस आप खुद ही पढ़ेंगे। टेक गुड केयर, बाय बाय।